नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आसाम में इस समय एक ऐसी लड़ाई चल रही है जिस पर देश की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि अवैध आप्रवासियों ने किस तरह से मूल संस्कृति और देश की सनातन संस्कृति के सामने वहां संकट खड़ा कर दिया है। लेकिन ऐसा ही अलग जगह भी दोहराया जा रहा था, अलग राज्यों में लड़ाई है। पूरे देश में अगर हम देखते हैं डेमोग्राफी चेंज का एक सतत प्रयास चल रहा था और उस पर किसी सरकार की निगाह नहीं थी। लेकिन अब अगर हम देखें एक और राज्य जिस पर ये निगाहें थी कि किस तरह वहाँ का डेमोग्राफिक चेंज किया जाए, उस पर अब लगाम लगती दिख रही है। एक के बाद एक ऐसे फैसले हैं जो ये बता रहे हैं कि कम से कम वो सरकार या वो राज्य अब इस बात के खतरे से पूरी तरह सजग है कि किस तरह से एक जो योजनाबद्ध तरीके से जो साजिश की जा रही है उसको रोका जा सके। और इसी कड़ी में उत्तराखंड ने एक और नया बड़ा फैसला लिया है, और ये फैसला अगर लागू होता है तो बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है कि और राज्यों के लिए उसको फॉलो करने का कारण बन सकती हैं। अब अल्पसंख्यक शिक्षा का जो जो माइनॉरिटी जो राइट्स था एजुकेशन का, उसको सिर्फ मुसलमानों तक न सीमित रखा जाए, बल्कि उसको अलग जितने बाकी हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, क्रिश्चियन हैं और तमाम जो सिख हैं, उन सब तक उस जो अल्पसंख्यक शिक्षा विभाग है या जो छूट है उन सब का दायरा बढ़ाया जाए। इस पर एक बिल आ रहा है जिसमें उन्होंने ये जो नया बिल है ये वहाँ उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को भंग कर देगा। यानी एकमात्र, अगर आप देख रहे होंगे कि माइनॉरिटी का मतलब क्या, यानी वो माइनॉरिटी जो पूरी दुनिया के शायद किसी भी देश में इस तरह माइनॉरिटी नहीं होती, क्योंकि उसकी आबादी 19% तक 14% पूरे देश में है और अलग अलग राज्यों में वो कई जगह बहुत बड़ी तादाद में है। तो लिहाजा माइनॉरिटी का कोई एक इस देश में ये भी तय नहीं किया कि एक तरफ पारसी भी माइनॉरिटी है जो महज कुछ हजार में सिमटी हुई है, दूसरी तरफ लगभग 20, 25, 30 करोड़ तक भी एक आबादी है, वो भी माइनॉरिटी हो सकती है। तो इसको लेकर जो एक समानता की बात है वो मुझे लगता है उत्तराखंड से जो नया बिल ले रहा है, जो 1 जुलाई 2026 से मुताबिक गुरुमुखी और पाली की पढ़ाई भी उसी तरह से इन संस्थानों में होगी जो अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी एजुकेशन राइट के साथ आएंगे। अब बहुत सारे लोग, आपको मालूम है, इस पर विरोध तो शुरू होगा ही। मुस्लिम संगठनों का विरोध तो आना स्वाभाविक है, क्योंकि उनके विशेषाधिकार को ऐसा लग रहा है जैसे इस देश में सिर्फ विशेषाधिकार उनके पास था, माइनॉरिटी होने के तमाम राइट सिर्फ उनके थे, बाकी कोई माइनॉरिटी नहीं था। अगर ये उत्तराखंड कैबिनेट ने जो है एक, मैं आपको खबर के बारे में पहले चलते हैं कि उत्तराखंड कैबिनेट ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान विधेयक 2025 को पेश करने की मंजूरी दे दी। अब ये जो है मदरसा बोर्ड को भंग करेगा और राज्य के सभी जितने भी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान हैं उनका नियमन रेगुलेशन अपने हाथ में ले लेगा। इसका उद्देश्य जो है अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लाभ मुसलमानों के अलावा अन्य अल्पसंख्यक समुदायों तक बढ़ाना है। इस कदम से जिनको चिंता हुई उन्होंने कहा है कि प्रस्तावित कानून संविधान से 26 और 30 के तहत शैक्षिक संस्थानों और धार्मिक मामलों के प्रबंधन के अधिकार का उल्लंघन करेगा, क्योंकि यही एकमात्र, इन्हीं सब के सहारे आप देखे होंगे कि चाहे वो आतंकी हों, चाहे उन पर कितने ही सीरियस चार्जेस ना हो, उन सब के लिए भी अक्सर इसी तरह के अधिकार और उन सब की मांग के सहारे होता है। लेकिन हम अगर इसको देखते हैं कि ये बिल अगर लागू होता है तो अब जो पढ़ाई होगी, मैंने आपको बताया कि अलग भाषा की होगी, इसके साथ साथ जो उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2016 और उत्तराखंड गैर अरबी व फारसी मदरसा मान्यता नियम 2019 को रद्द कर देगा, समाप्त कर दिया जाएगा। मदरसा बोर्ड को अगर हम देखते हैं, अब तक अधिकार था कि वह पाठ्यक्रम अपना तैयार करे, परीक्षाएं आयोजित करे और मान्यता प्राप्त मदरसों के लिए मान्यता की सुरक्षा करे। वर्तमान में अगर हम उत्तराखंड की पूरे की बात करें तो 452 मदरसे वहाँ मान्यता प्राप्त हैं। ये जो है बिल ये अनिवार्य कर देगा कि अब कोई भी शैक्षणिक संस्था अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का दर्जा पाने के लिए पहले इस प्राधिकरण से जो नियुक्त किया जाएगा उससे अनुमति ले, साथ ही आवश्यक भी करेगा कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था सोसाइटी एक्ट जो पूरे फॉर्मुलेशन में होगा, ट्रस्ट या कंपनी के तहत पंजीकृत हो और उसके नाम पे भूमि, भवन,
बैंक खाता और अन्य संपत्ति दर, जो आपने देखा होगा कहीं कहीं शुरुआत कैसे होती है कि कहीं भी बैठा दिए, वहाँ 5-6 लोग आके शुरू हो गए और उसके बाद आपने देखा धीरे 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 फिर वहाँ चंदा इकट्ठा करने लगते हैं और फिर उसके बाद वो इस तरफ हो जाता है। और उत्तराखंड पर मैं आपको बाकी सब भी डिटेल्स दूंगा इसमें ही, इसी उसमें, कि कैसे वहाँ मदरसा से पहले मज़ारों और इस तरह के अवैध अतिक्रमित संस्थानों के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई चल रही है। और वहीं यूसीसी इस पूरे देश का पहली बार लागू भी किया गया है। तो अब मैंने आपको बताया कि अब यदि मान्यता उन मामलों में वापस भी ली जाएगी, यानी इसमें क्लियर है कि आप मान्यता दे दी तो वापस भी ली जाएगी जहां वित्तीय गड़बड़ी, पारदर्शिता की कमी या धार्मिक या सामाजिक सद्भाव के खिलाफ गतिविधियां हों। अब आप ये तो समझ सकते हैं क्योंकि बहुत सारी किताबें जो पढ़ाई जाती हैं, अल हिदाया या दूसरी तमाम फतावा या आलमगिरी जैसी किताबें, जो सिर्फ और सिर्फ गैर मुसलमानों के लिए नफरत, उनकी लड़कियों, उनकी बच्चियों को एक माले गनीमत के तौर पर देखना और काफिरों को किस तरह से वाजिब कत्ल या नजस कहलाती है, तो उन सब पर अगर ये पढ़ाया जाता है तो ये सब वापस लिया जा सकता है। और धामी का लोग कह रहे हैं कि भाई ये कदम इस समय आ रहा जब पिछले साल ही सरकार ने जो है, केंद्र सरकार ने मदरसों की जांच शुरू की थी और शिक्षा विभाग ने 27 जुलाई जो 2020 को एक बनी इस रिपोर्ट को जो कमेटी ने बनाई थी, उसने कहा था कि साहब ये अनुपयोगी है, इसको ख़त्म किया जाए, बोर्ड को ही ख़त्म कर दिया जाए। धामी सरकार की तरफ से ये तब बिल लाया जब आपने देखा होगा कि उस पर विपक्ष और तमाम लोग ये कह रहे थे कि साहब मदरसा सीलिंग ड्राइव जो चल रही है बहुत ही ख़राब है और इससे जो है हनन हो रहा है और धार्मिक जो है अधिकारों का। तो उन्होंने इस पर लाके कह दिया कि सीधे तौर पर, चूंकि वहाँ का मंत्री धन सिंह रावत जो शिक्षा मंत्री है उसने साफ कहा भी है कि भाई प्रस्तावित बिल का जो अधिनियम है वो अब बाकी तमाम जो संस्थाएं हैं, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई, इनको भी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान के देने का अधिकार, चलाने का जो अधिकार देता है, इन सबको माफ़ कीजिएगा संस्थान चलाने का। उन्होंने कहा कि वैसे ही इस राज्य में 452 मदरसे हैं, लेकिन बाकी सब तो आपको कुछ और दिख नहीं रहा है। और इस पर जमीयत उलेमा हिंद चूँकि सबसे बड़ी वही इकाई है, अगर आप पूरे देश में आसाम से लेके और कहीं बंगाल और कहीं भी जाते हैं तो आपको शुरुआत किससे मिलती है, वो जमीयत उलेमा हिंद से होता है। तो उनकी राज्य जो इकाई है उत्तराखंड की, उसने शुरू भी कर दिया। उसने कहा कि भाई पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया था। आप ये सोचिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से दिक्कत है। अब ये नया विधेयक मदरसों को प्रभावित किया गया है। अगर मदरसा बोर्ड भंग किया गया तो संविधान का उल्लंघन होगा और अदालत में चुनौती दी जाएगी। अगर आप अदालत में चुनौती देंगे तो सरकार जो भी बिल ला रही है, आपने देखा पिछली बार यूसीसी का जो बिल लाया गया था उसमें भी रंजना देसाई जो जस्टिस थी, वो पूर्व जस्टिस थी, उनके साथ उनकी अध्यक्षता में तो इसीलिए ऐसा तो है नहीं कि ये बिना किसी तैयारी के आएगा। और उसने कहा कि अधिकारी ने इस पर एक बयान भी दिया। उसने कहा कि भाई सरकार का उद्देश्य है कि जो ये मदरसे हैं, शैक्षिक संस्थान हैं, उनकी गुणवत्ता को अल्पसंख्यक समुदाय जो हैं उन तमाम तक पहुंचाना है। उनकी गुणवत्ता, राज्य में गुणवत्ता और उत्कृष्टता सुनिश्चित होनी चाहिए और वो राज्य या देश की जो एक एजुकेशन का एक स्तर है उसके साथ जड़ना चाहिए। खैर, अब उन्होंने ये भी कहा कि कानून सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास हम लोग ये दिखाते हैं। अब मदरसे नहीं, सिर्फ मदरसों पर नहीं होगा बल्कि अल्पसंख्यक संस्थानों को जो सभी हैं, बिल पारदर्शिता, घोटालों साफ करेगा और घोटालों को रोकेगा। ये अब तक मदरसा बोर्ड के नाम पर जो चल रहा था, इस पर तो जवाब आई गया। उन्होंने कह भी दिया कि भाई ये बीजेपी पार्टी ने कहा कि ये तो जो है निष्पक्ष होगा। मदरसे आधुनिक बनाए जाएंगे, जैसे संस्कृत स्कूलों और गुरुकुलों का आधुनिकीकरण किया गया है वैसे ही मदरसों में भी आधुनिक विषय शामिल किया जाएगा। शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जाएगा, क्योंकि मदरसे कोई सिर्फ ये नहीं है कि उसमें सिर्फ धार्मिक शिक्षा, वो एक उनके भविष्य के लिए कहीं भी हो, वो कुछ भी अगर धार्मिक संस्थाओं पर भी जाते हैं तो उसको सुधारा जाएगा और बच्चों का जो जन्म प्रमाण पत्र भी देता है उसको ठीक किया जाएगा। और इस बिल को अगर अदालत में चुनौती दी जाती है तो वहाँ सामना होगा, क्योंकि इस बिल को इसी तरह इस मजबूती के साथ किया जा रहा है। उनका कहना है कि अगर हम लोग इसको देखें तो ये एक मदरसा बोर्ड जो है इसको ख़त्म करना कोई शैक्षणिक सुधार नहीं बल्कि एक बड़े नैरेटिव का, मुझे लगता है एक बड़ा हिस्सा है जो पिछले कुछ समय से इस पर, अगर हम लोग ये देखते हैं कि किसने अलग अलग तरीके से उत्तराखंड में ये चला है, अगर हम इसको देखें तो हम इसको एक सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं कि
कुछ साल पहले से उत्तराखंड में आपको दिखेगा कि जो पानी के सोर्स हैं, जो भी लोग आप में से ज़्यादातर लोग जो भी सुनते हैं वो लोग उत्तराखंड ज़रूर गए होंगे, चाहे धार्मिक पर्यटन पर यानी जिसको हम तीर्थाटन कहते हैं, या देशाटन पर यानी घूमने के लिए गए होंगे। और उन्होंने सब देखा होगा कि कैसे पानी के रिसोर्सेज हैं। वहाँ पर भी आपको दिखाई देगा कि कुछ वहाँ अल्पसंख्यक लोगों का वो है, मदरसे अचानक उभर रहे हैं, मस्जिदों की इतनी संख्या, जबकि उत्तराखंड को इसलिए भी ज़रूरी समझने की ज़रूरत है। उत्तराखंड में बसे हुए लोग मुग़ल हमलावर या जो इस्लामिक बर्बर आतंकवादियों की से भी ज़्यादा बदतर, जिन्होंने हिंदुओं पर पूरा जो मध्यकाल है वो उन्हीं की कहानियों से भरा हुआ है। वहाँ वो लोग बचकर भागे थे जो मैदानों में मुस्लिम अतिवाद से बचना चाहते थे। इसीलिए पहाड़ की बसावट में आप वहाँ जाकर अगर आप उनके गोत्रों का वो हिसाब देखेंगे तो बंगाल तक जुड़ते हैं, यानी जो ब्राह्मण्स हैं वो बंगाल से निकले हुए हैं, बंगाल से लेकर राजस्थान और तमाम जगह। राजपूतों के बहुत सारे गोत्रों का जो निकास है वो वहाँ से होता है। उत्तर प्रदेश की बहुत सारी रियासतों या राजस्थान और अलग अलग राज्यों में जो फैले गए लोग थे वो वहाँ पहुँचे थे। तो इसलिए वहाँ कोई राज्य की स्थापना नहीं। अगर आप उसको मुग़ल हिस्ट्री में देखते हैं तो तैमूर ने हरिद्वार में जाकर 30,000 लोगों को उस दिन मकर संक्रांति पे उनका कत्ल करके उनका खून गंगा नदी में बहा दिया था। आपको मालूम होगा अगर इतिहास किस तरह से, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बात ज़रूर समझ में आएगी लोगों की कि साहब वहाँ इस तरह की बात क्यों चल रही है, ड्राइव का मतलब क्या है वहाँ की। उसके बाद अगर आप देखेंगे उससे पहले सल्तनत काल में बहुत सारी किताबों में अतर अब्बास रिजवी साहब ने उसका ट्रांसलेशन किया हुआ, उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से तुगलक पीरियड में या उसमें वो जो जंगल, घने जंगल थे, अपने हिंदू अपने बच्चों को लेकर उन जंगलों में भाग जाया करते थे और वहाँ सेना जो है उनको जंगलों के अंदर घुस पाने में विफल होती थी, लिहाजा वो कुछ बच जाते थे। हालांकि तुगलक के समय में ये काम किया गया था कि उन जंगलों को काटने के लिए स्पेशल आरे बनाए गए थे ताकि उसके बाद उन्होंने घुस के बहुत सारे काफिरों का वध किया, मतलब हत्याएं की थी या उनको जहन्नुम पहुंचाया था, ये जो उनकी किताब में लिखा गया। हालांकि अतर अब्बास रिजवी ने ट्रांसलेशन में थोड़ा सा डंडी चुकी मारते ही हैं, उसमें कहा था कि भाई जहन्नुम वो इसलिए कहते हैं जैसे हिंदू स्वर्ग जाना कहते हैं, लेकिन सबको मालूम है कि जहन्नुम जाने के पीछे आइडियोलॉजी क्या है, क्योंकि वो क्लियर लिखा हुआ है। स्वर्ग में जाने से वहाँ तो अजामिल से लेके सब स्वर्ग में जाते हैं, यहाँ तक कि रावण और सब दस्युओं को भगवान राम जिनको मारे या जो भी मारे वो तो स्वर्ग जाएं। तो लेकिन वो उस कंसेप्ट को इसके साथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं। दरअसल अब ये नैरेटिव साफ करने की ज़रूरत है। अगर आप पत्रकार हैं तो भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई बैलेंसिंग व्हील नहीं है। तो खैर हम लोग उस समय तो इसीलिए आपने देखा होगा अचानक वो मज़ारे उगाई, उनका कोई इतिहास नहीं था। वहाँ तो आपने देखा कि बद्रीनाथ के इलाके में मस्जिद बनने की मांग होने लगी। अरे जो हिंदुओं के सदियों जब से सनातन है, जब से ये परंपरा है, तब से वहाँ सिर्फ हिंदुज़्म का है वो है। आप रह सकते हैं, कोई इस तरह का तो है नहीं, कोई इस देश का कोई भी नागरिक रह सकता है। और वहाँ तो बाद में नियम बनाया गया खंडूड़ी साहब के समय कि एक बाहर का आदमी कितनी ज़मीन ले सकता है, वरना 371 तो बाकी तमाम पहाड़ी राज्यों में किसी बाहरी गैर हिंदू मतलब गैर उन राज्यों के नागरिक को भी लेने से मना करती है। लेकिन उत्तराखंड में ये सुविधा थी क्योंकि 4 धाम वहाँ थे, यात्राएं वहाँ होती थी, उसका एक साजिशन इस्तेमाल होने लगा। जब मैं देख रहा था 2000 अभी कुछ दिन पहले जब वहाँ आपने देखा होगा कि औली और उसके नीचे जोशी मठ में जब दरारें आने लगी थी तो बहुत सारे लोगों से मैं मिला। मैंने उनसे पूछा भाई आप यहाँ क्या कर रहे, टीवी पर भी है वो इंटरव्यू मेरे चैनल में जब मैं वहाँ था। तो देखा कि वो कह रहे कि साहब हम कूड़ा बीनने वाले, तो यहाँ क्या किया कहने साहब इससे हम मकान खरीद लिया, इसने हमको दे दिया और अभी ट्रांसफ़र नहीं कराया। इस तरह के बहुत केसेस वहाँ थे। तो वो सब दिख रहा था कि ये एक साजिशन है। आपने देखा किस तरह वहाँ फिर तनाव उत्पन्न हुआ। तो सरकार ने सबसे बड़ा काम यहाँ किया था, अगर आपको याद हो, कि धामी सरकार ने उन अवैध जो मज़ारे थी, जो रातों रात जिनके अंदर कुछ निकला ही नहीं था, ये सैकड़ों मज़ारों में नीचे कोई हड्डी तक नहीं निकली, बस वो ऊपर एक लेप बनाया, ऊपर हरा रंग चढ़ाया, चादर डाल दी, 4 लोग बैठकर फला फला मखदूम और फला फला पता नहीं कहाँ से वो लोग थे। और मैं तो आज भी ये कहता हूँ कि उनकी हिस्ट्री वहाँ लिखी जानी चाहिए जो किसी इंडिपेंडेंट सोर्स से भी प्रूव हो कि हाँ भाई ये मज़ार फला थी, या इंग्लिश रिकॉर्ड, कुछ भी रिकॉर्ड उनके पास नहीं था। लेकिन इस सबको किया, तब भी आपने देखा हुआ हो हल्ला हुआ, लेकिन कोर्ट में वो बात टिकती नहीं थी, इसलिए बहुत सारे लोग तो गए ही नहीं थे, उनको खुद ही मालूम था।
तो इसीलिए 2023-24 में प्रशासनिक स्तर पर अभियान चला के इन मज़ारों को, जो जंगल की ज़मीन में और सरकारी ज़मीन पर बहुत ज़बरदस्त तरीके थी, भाजपा ने तो इसको कहा था कि साहब भूमि की आज़ादी, अवैध कब्र हटाओ, जबकि मुस्लिम संगठनों ने जैसा उनसे उम्मीद की जा सकती थी वही, वो तो सीधा ही कहेंगे धार्मिक उत्पीड़न था। और ये एक मैसेज भी दिया था कि देखिए अब ज़मीन को हम, जो ज़मीन है ये वहीं के लोगों की ज़मीन है और देवभूमि अक्सर उसको कहा जाता है। फिर शिक्षा पर अगर आप देखें, मज़ारों के बाद आपने देखा एक अभियान के तौर पर सरकार ने मदरसों पर 2022 में मदरसों का सर्वे पूरे लेवल पर कराया गया। ये देखा गया कि कौन सा मदरसा मान्यता प्राप्त है, कौन सा बिना उसके खोल दिया गया, कौन सा क्या पढ़ाया जा रहा है। सर्वे का भी एक मैसेज था कि उससे पहले अगर हम देखेंगे, इससे सर्वे से बात साफ आ रही थी कि एक मदरसों की उसमें कोई पारदर्शिता नहीं है, फंडिंग कहाँ से आती है ये चेक करना था, और मुख्य धारा से बच्चे अलग रहते हैं। ये अगर आप देखेंगे इसमें कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं है। आप आजमगढ़ से लेके तमाम जगह पर बहुत सैकड़ों मदरसे हैं जहाँ मैंने अलग अलग समय पर रिपोर्टिंग की है, तो इस बात में तो कोई शक नहीं कि उनको बाकी जो मुख्य धारा है उससे, हालांकि कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि साहब वो अखबार भी पढ़ाते हैं, सब चीज़ें करते हैं, ये भी आप सोचिए। मैं जब दारुल उलूम देवबंद की बात की जाती थी तो वो एक जवाब दिया जाता था कि नहीं, वहाँ तमाम भाषाओं के अखबार पढ़ते हैं। ये सब चीज़ें उनको मॉडर्न एजुकेशन के साथ सिंक्रोनाइजेशन का एक तरीका बताया गया था। खैर वो अलग चीज़ है कि वहाँ आज भी, अभी आपने देखा फतावा हुआ कि कोई महिला वहाँ नहीं जा सकती या लड़की वहाँ नहीं जा सकती है, और वो तमाम चीज़ें अभी फिर हुआ है। तो ये सब चीज़ों का अर्थ क्या होता है। इसके बाद यूसीसी का मुद्दा आया, जिसमें पूरे देश में उत्तराखंड पहला राज्य बना जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया। भाजपा ने इसको समान नागरिक अधिकार के तौर पर पेश किया, अब कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो विशेषाधिकार हैं वो यहाँ नहीं चलेंगे। ये कानून नहीं बल्कि एक तरह का मैसेज था कि भाई ये जो लोग ये समझते हो कि धार्मिक विशेषाधिकार के नाम पर वो एक जो कॉमन मानवीय जो लॉ है, जो इस देश ने नहीं दुनिया ने उसको हासिल किया, वो सब जो है उस पर किया गया। और अब उसी तरह से एक समानता का अधिकार वहाँ दिया गया, चाहे वो शादी के हों, चाहे वो विरासत के हों या महिलाओं के। उसको लेकर आपने देखा किस तरह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से विरोध शुरू हुआ था, तमाम जगह पर हुआ, मुकदमे हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन वो एक बड़ा काम था जो इस देश का पहला राज्य बनकर यूसीसी पर काम किया। उसी तरह से अब मदरसा बोर्ड का विघटन ये बताता है कि जो अल्पसंख्यक शिक्षा है वो सिर्फ मुसलमानों के नाम तक ही सीमित नहीं रहेगी, वो आगे जाएगी। और ये नैरेटिव बिल्कुल सीधे तौर पर करने का प्रयास है कि अल्पसंख्यकों के नाम पर एक इजारेदारी अब नहीं चल सकती है। अल्पसंख्यकों में उतने ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, ये सब लोग समान अधिकार रखते हैं। इनके पास चाहे वो जैन हो, इनके पास अपना एक अधिकार। तो इससे दो अवधारणाएं टूट रही हैं कि भाई एक तो जो मुस्लिम विशेषाधिकार है कि साहब अल्पसंख्यक है, बस हम ही हैं साहब, बाकी कोई अल्पसंख्यक नहीं, ये टूटती है धारणा। दूसरा ये है कि अल्पसंख्यक जो बाकी सब लोग हैं उनके अंदर भी ये आता है कि सरकार ने सिर्फ एक को ही अल्पसंख्यक का दर्जा देके कहानी नहीं की है। इसको अगर हम लोग मतलब इस मदरसे के लोग का अगर हम लोग इनको देखें कि क्या ये एक, अगर मैं आपको सीधा उदाहरण दे सकते हैं कि 2023 तक 200 से 400 मज़ारें तोड़ी गई, उनको अलग अलग जगह पर हटाया गया वन अधिनियम में। सीलिंग ड्राइव में 11 मदरसे पहले वहाँ देहरादून में सील किए गए 28 फरवरी को, आपको मालूम है। उसके बाद 5 साल तक खैर उस पर मान्यता प्राप्त की होते हैं। और उसके बाद 13 मार्च 2024 को यूसीसी को अनुमति मिली। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार पे एक समान नियम हुआ और बहुविवाह, बाल विवाह निषिद्ध किए गए। लिव इन रिलेशनशिप का अनिवार्य पंजीकरण किया गया। 21+21 से कम पर अगर लिव इन में है तो माता पिता की सहमति चाहिए। ये सब चीज़ें की गई, यानी इससे एक पूरा का पूरा, अगर आप क्रोनोलॉजी देखना चाहें या वो देखना चाहें, तो ये पूरी तरह से सरकार बता रही है कि नैरेटिव बदल रहा है, कोई किसी के पास नहीं। मुझे लगता है कि एक बड़ी कामयाबी उत्तर इसके लिए है। जो सरकार है वो ये बताने की कोशिश करने में कामयाब हो रही है कि किसी भी तरह अगर किसी को ये लगता है कि वहाँ उसके लिए विशेषाधिकार है तो वो नहीं है। मुझे लगता है कि उत्तराखंड की ये पहल असम से ले गई सीख है, या तमाम जो बंगाल के बॉर्डर्स पर सीख है उससे सीख है। और धामी सरकार के ये काम जो है, मुझे लगता है कि
एक प्रयोगशाला की तरह दिख रहे हैं, क्योंकि इन सब का वहाँ कानूनी इम्पैक्ट क्या होता है, क्योंकि इन्हीं सब को लेके जाएगी। आप चाहे आपने देख ही लिया कि अब जाना है उसको, जमीयत ऊपर जाएगी, वो सब मुकदमे लड़े जाएंगे, लेकिन वहाँ कोर्ट में दी गई दलीलें मुझे लगता है कि बाकी राज्यों के लिए एक टॉर्च बेरर की तरह काम करेगी, और इस देश में एक साजिश का तो कम से कम रोका ही जा सकता है, उसको तो रोका जा सकता है। तो ये एक बड़ा मुझे लगता है खबर है कि मदरसे बोर्ड भंग और बाकी सबको। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमको सहयोग भी आप कर सकते हैं सदस्य बनकर, या 8 बजे जब लाइव में जुड़ते हैं तो उस वक्त स्टिकर्स और सहयोग देकर। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।